हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग हमारे सीपीएल के थर्ड टॉपिक के पार्ट 2 पर आ चुके हैं, जहां पे हम फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करने वाले हैं और फेडरलिज्म इन यूएस, कनाडा एंड इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम की फीचर्स की बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर, जो कि सबसे पहला है डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर की बात करता है फर्स्ट हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये हमें ऑलरेडी पता है। किस आर्टिकल थ्रू ये डिवीजन आती है हमारे पास? आर्टिकल 356 के थ्रू। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी की सारी आपको स्केड्यूल 7 के अंदर मिल जाएंगी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कुछ इनकी एंट्रीज को भी याद रखने की जरूरत है। आई विल टेल देम टू यू एट दैट वेरी मोमेंट। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल है। ये आर्टिकल है हमारा जो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस a state government and assume direct control if the state government is deemed unable to function according to the constitutional norms। प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दे। पार्लियामेंट उस स्टेट की फंक्शनिंग को रद्द करेगी उसके बाद। दैट इज योर आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमारा ग्रैंड नॉर्म है वो। सिंगल सिटीजनशिप लाइक एनी अदर सिटीजनशिप, जैसे कि यूएस के अंदर आपकी डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आपके पास अमेरिका प्लस जिस स्टेट के आप रेजिडेंट है वहां की सिटीजनशिप भी होती है। बट इंडिया के अंदर यू आर ओनली इंडियन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया का, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ काम करते हैं। चैलेंजेस होते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। और रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चलती थी, बट 2019 की अमेंडमेंट के बाद हम लोगों ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है। तो ये रीजनल और ऑटोनॉमी मूवमेंट्स की बात करता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, मैं इसको जरा शिफ्ट कर दूं, इंडिया की फेडरलिज्म की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो आप लोगों ने ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पढ़ रखी होंगी, दैट्स व्हाई दिस पार्ट फॉर यू इज इजियर, पर स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। प्री इंडिपेंडेंस बिफोर 1947 की बात करता है ये। British colonial rule established a unitary form of government with some federal elements through the Government of India Act 1935। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। यहाँ पर इंडिया हैड अ लूजली डिफाइंड फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई फेडरल स्ट्रक्चर था नहीं, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था एंड दैट इज द रीजन। ये एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होना, दिस इज द रीजन जो हमारे टैक्स हैं, जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर, वो यूनिटरी है इन द प्रैक्टिकल सेंस। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने गेन करी इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1950। ये बेसिक फैक्ट्स है जो आप लोगों को सबको पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म जो है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो गया था जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर्स डिफाइन हो गई थी, डिवाइड कर दी गई थी। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे 1950s और 60s का जो एरा है, अर्ली इंडियन फेडरलिज्म वाज हेवीली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन।
ये चीज उस टाइम के लिए बेनिफिशियल भी थी, बिकॉज आपको बहुत जल्दी जल्दी मतलब इतनी सारी मुश्किलों के साथ इंडिपेंडेंस मिली है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वेरी मच वरिड विद गिविंग पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो कह सकते हैं कि सारा का सारा जो फेडरलिज्म है उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, डोमिनेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर स्टेट्स विद लिमिटेड ऑटोनॉमी फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आया हमारा इमरजेंसी पीरियड जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में था। 1975 की इमरजेंसी हमने देखी। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, the federal balance tilted heavily in favor of the central government during emergency। तो ये इमरजेंसी ही ऐसी थी कि सारा का सारा जो पावर का शिफ्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चला गया था। उसके बाद इमरजेंसी के बाद 1980s का एरा आया, a period of greater assertiveness by regional parties in states, especially in the context of growing demands for greater autonomy। और यहाँ से हमारा शिफ्ट हुआ, बिगनिंग हुई स्टेट ऑटोनॉमी को एक ज्यादा पुश देने की, जैसे कि स्टेट्स लाइक पंजाब, तमिलनाडु ये बहुत ज्यादा पुश देने लगे स्टेट ऑटोनॉमी के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1990s का। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, brought significant changes to India's federal structure with more responsibility shared between the center and state। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे रीजनल पार्टीज आ गई बहुत सारी और उनकी डिमांड्स होने लगी कि उनको ऑटोनॉमी मिले। तो स्टेट इंक्रीजिंगली डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी स्पेशली इन मैनेजिंग रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली in managing resources like water, land and education। Federalism in India is more dynamic and decentralized as compared to earlier periods। जब आपकी regional parties यहाँ पर आ गई तो obviously बात है pressure on the central government increased, and now there was more of decentralization of power in India as compared to when it got its independence। Modern federalism में there was movement towards cooperative federalism with more emphasis on partnership between the center and states in areas like economic development, disaster management and education। और बाकी सारे एरियाज के अंदर भी स्टेट और सेंटर का एक कोऑपरेशन दिखता है हमें, इसीलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको हम होल्डिंग टुगेदर, अगर आपके पास पेपर में ऑप्शन आ रहा है दैट इंडियाज फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव, होल्डिंग टुगेदर, रूरल फेडरलिज्म या फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एनी कैन बी द फोर्थ ऑप्शन, तो आपका आंसर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी समरी है। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल स्पेसिफिकली टेल यू टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन देम डीपली, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके क्वेश्चंस सीपीएल के फेडरलिज्म से आ रहे हैं। Which of the following Supreme Court decision in US affirmed the doctrine of implied powers under necessary and proper clause? Necessary and proper clause आपका वो clause है जहाँ पे central government states about the laws which have to be definitely necessarily implemented। ठीक है, तो ये था आपका मैकलॉक वर्सेस मैरीलैंड का केस जिसके अंदर ये चीज ले डाउन करी गई थी। Which of the following provisions in Canadian Constitution provides for independence of provincial legislature while defining their powers related to the federal government? This is your British North America Act 1867 जिसको अब Constitution Act 1867 कहा जाता है। नेक्स्ट, in the context of Canadian federalism, the patriation of constitution in 1982 led to
द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम ब्रिटेन टू कनाडा, यही हुआ था. दिस इज योर करेक्ट आंसर. The doctrine of implied powers in American federalism allows the federal government to exercise powers beyond those specifically enumerated in the Constitution. This doctrine was clearly articulated in the case of ये भी McLeod versus Maryland का ही केस था. The governor's role in India under Article 356 President's rule is controversial because अब ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल एनडीए इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है. The governor can dissolve state assembly only at the request of chief minister. The governor holds the power to declare war on behalf of the state. The governor's action imposing presidential rules are largely discretionary, leading to dispute between center and states. Controversy का पार्ट यही है आपका, क्योंकि अब ये चीज क्यों बोली जाती है प्रेसिडेंशियल रूल. Generally, the president is elected. Generally, the president is elected by in a way the president is party और मेंबर, या कह सकते हो कि एक फेवर होता है टूवर्ड्स जो आपकी पार्लियामेंट की गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन्हीं में से प्रेसिडेंट होता है. जनरल रूल यही होता है एंड इट इज यू कैन से प्री कंसीव्ड that the president will be favor in central government more than state government. तो ये चीज एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है. Which of the following landmark cases in Canada reinforce the federal division of power and upheld the constitutional validity of federal legislation overriding provincial laws? Reference resuccession of Quebec, greenhouse gas emission, Hydro-Quebec, reference recent. आपका A ही है इसका करेक्ट आंसर. Which of the following legal principle was affirmed in S.R. Bommai versus Union of India case regarding presidential rules? State government can be dissolved by president at their own discretion. The federal balance must be maintained by ensuring limited use of Article 356. This is your correct answer. ये हमें already पता है. Which of the following constitutional provisions allows for the centralization of power in India, especially in times of national emergency or failure of governance in states? ये भी हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 356. So I hope आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. You are clear with the concept of federalism in US, Canada and India. If you still have any doubts, please leave them in comment section. I will make sure that I resolve to them. And all the very best. Or I hope these slides are हेल्पफुल फॉर यू. जो टेबल्स आपको इन स्लाइड्स के अंदर दिए जा रहे हैं, जो भी आपको इन क्लासेस के अंदर टेबल्स देखने को मिल रहे हैं, डू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ देम, कंपाइल देम इन अ फोल्डर आफ्टर गेटिंग अ प्रिंट आउट, बिकॉज दीज आर योर रिविजन नोट्स. आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है रिविजन के लिए अगर आपने इतना पढ़ लिया तो. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.